नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है और मोदी 3 कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण भी संपन्न हो गया है। अब भारत की विदेश नीति अपने पड़ोसी देशों के साथ और देश के जो विश्व के विभिन्न देश हैं उनके साथ कैसी होगी, उसकी रूपरेखा हमारे शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही विभिन्न देशों के आए हुए राष्ट्राध्यक्षों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें किन किन को न्योता दिया गया था, किन को न्योता नहीं दिया गया था। न्योता जिनको दिया गया था उसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स थे। वहीं पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार को उसमें आमंत्रण नहीं दिया गया था। तो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि इन देशों के साथ और साथ ही पश्चिम एशियाई देश, उसके बाद जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे क्या संबंध हैं या विदेश नीति हमारे किस संबंधों की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसमें हम देखेंगे कि इस जो हमारी नई सरकार है, मोदी कार्यकाल 3 है, इसमें भारत की विदेश नीति के सामने किस किस प्रकार की चुनौतियां होंगी और क्या क्या अवसर प्रदान करेगी। तो आइए हम इस कक्षा के टाइटल को समझते हैं, उसके बाद कक्षा को प्रारंभ करते हैं। भारत की विदेश नीति क्या है, अवसर और चुनौती। कक्षा में हम बात करेंगे कि भारत की विदेश नीति, अवसर और चुनौतियां, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब जो हमारा चर्चा का बिंदु होगा उसमें हमने खबर को जाना। चर्चा में यह क्यों है यह तो मालूम ही हो गया। खबर यह है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह में हमने किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को और वहां के मुख्य लोगों को आमंत्रित किया है, किन देशों को आमंत्रण नहीं दिया गया है, यह खबर में है और इसीलिए यह चर्चा में है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसी स्थितियां चल रही है, भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए, पश्चिम देशों के साथ और चीन की चुनौती और साथ ही रूस और पश्चिम एशिया के बारे में हम आज इस कक्षा में बात करेंगे। भारत और पड़ोसी देश में सबसे पहला नाम आता है जिनको न्योता नहीं दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, वह देश है हमारा पाकिस्तान। बहरहाल जब मोदी गवर्नमेंट का पहला कार्यकाल 2014 में इन्होंने 16वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह लिया था तो उसमें इन्होंने उस समय के जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष थे उनको आमंत्रित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी आमंत्रित किया था और साथ ही सार्क देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। अब लेकिन वर्ष 2014 और 15 में संबंधों में, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिले। 2016 की बात है, 2016 में पठानकोट और उरी में बहुत भयानक आतंकवादी घटनाएं देखने को मिली। आतंकवादी हमले किए गए जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। वहीं 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट जैसी आतंकी घटनाएं भी हमको देखने को मिली, जिससे पाकिस्तान के साथ भारत तो चाहता था कि विदेश नीति के संबंध अपने मधुर रहे, मधुर संबंध हो, लेकिन यह ऐसी जो घटनाएं हो जा रही हैं इससे जो भारत और पाकिस्तान के संबंध है वो तलखियों भरे हो जाते हैं और यह जो संबंध है वह नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। अब यही 4-5 जो घटनाएं हैं, पठानकोट और उरी का आतंकवादी हमला हो, चाहे ये पुलवामा हमला हो, बालाकोट हमला हो, इससे भारत में एक नई प्रकार की लहर उत्पन्न होती है जिसको हम राष्ट्रवादी भावना कहते हैं। राष्ट्रवादी भावना की हवा चलती है और राजनयिक संबंधों में, भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों में गिरावट देखने को मिलती है। अब पाकिस्तान में उसी समय राजनीतिक अस्थिरता होती है। जो सेना समर्थित और नवाज शरीफ के भाई हैं वो सत्ता में आते हैं जिनका नाम शहबाज शरीफ होता है। इमरान खान जो वहां के नेता रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वह संकटकालीन परिस्थितियों से गुजरने लगती है। भारत का यह पक्ष होता है, स्टेप होता है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ कैसे हो सकता है। आप आतंकवादी घटनाओं को रोकिए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक साथ यह दोनों काम नहीं हो सकता है। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमले,
संभावित बातचीत के पक्ष में जनमत के निर्माण की संभावना को खत्म कर देते हैं। अभी यह आतंकवादी घटनाएं खत्म नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा, अभी देखा वैष्णो देवी की यहाँ बस पर हमले हुए, कितने लोग मारे गए। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के द्वारा भारत में कर दी जा रही है कि जिससे संबंधों में मधुरता तो दूर तलखियां और बढ़ती चली जा रही है। और भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति का जो संबंध है वह बहुत ही भयानक मोड़ पर है। अब इसके बाद जो दूसरा देश आता है जिसको आमंत्रित नहीं किया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, उसका नाम होता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का नेबरिंग स्टेट है। अगस्त 2021 में तालिबानी सत्ता में आई, राजनीतिक संबंध नहीं थे। मानवीय सहायता में मदद करने के लिए नियुक्त एक तकनीकी टीम वहां पर भेजी गई। निम्न स्तरीय जुड़ाव है भारत और अफगानिस्तान के विदेशी संबंधों में, उच्च स्तरीय जुड़ाव नहीं है। कामकाजी संबंध जारी रहने की संभावना है। जो कामकाजी सामान्यतः जो चीजें होती है वह तो जारी है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच जो हमारे विदेशी संबंध है वह मधुर नहीं है, वह अच्छे नहीं है, यह हम कहते हैं। म्यांमार देश है, भारत का पड़ोसी देश है। इसको भी न्योता नहीं दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह में। अब म्यांमार के साथ हमारा जो संबंध है वो चुनौतियों भरा है। जुंटा सरकार से बातचीत करने की है, सशस्त्र प्रतिरोध की बात होती है। अक्टूबर 2023 में लड़ाई शुरू होने के बाद से म्यांमार की सरकारी सेना रक्षात्मक मुद्रा में है और ऐसा लगता है कि यह सेना गिरने के बाद वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा। सरकार के गिरने की संभावना को देखते हुए नई दिल्ली को विपक्षी समूहों से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं यहां भी बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष हो चाहे और देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष भारत में शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, तो जो सत्ता पक्ष है उसके साथ तो शपथ ग्रहण समारोह में और उनके नेताओं के साथ तो मिले ही, लेकिन उसके बाद जो विपक्ष की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसके नेता से, उसके बड़े नेता से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आदि नेताओं से उन्होंने भी बात की। यह बात इसलिए होती है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जो भारत में अगली सरकार आए उससे भी उन देशों के अपने मधुर संबंध रहे और जो वैदेशिक नीति हो वह सकारात्मक रूप में अपना नया रुख अपनाए। ठीक वैसे ही भारत म्यांमार में सत्ता परिवर्तन की राह देख रहा है और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा तो उसके पूर्व ही भारत का जो विदेश मंत्रालय है या भारत की जो विदेश नीति है वह म्यांमार में जो विपक्षी दल है उनके नेताओं से बातचीत कर रही है, ताकि जब नई सरकार का गठन हो तब भारत और म्यांमार का जो वैदेशिक संबंध हो, विदेशी संबंध हो, वो सद्भावपूर्ण रहे। चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे राजनयिक मामला हो, चाहे कोई भी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर की ही क्यों ना बात हो। अगला नंबर आता है मालदीव। बहरहाल मालदीव में तो जो मुइज़ सरकार बनी थी वह आई ही थी सत्ता में इंडिया आउट के नारे के साथ। इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था मालदीव में। भारत द्वारा निर्मित जितने उत्पाद थे उनको जलाया गया था। इंडिया के मालदीव के बाहर जितने रहने वाले मालदीवीज थे उन्होंने इस एक मुहिम को छेड़ा था और इंडिया आउट का नारा दिया गया था। भारत के साथ उस समय तो विदेशी संबंध वहां पर खराब दिखते हुए नजर आए, लेकिन तीसरी सरकार ने मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के मुइज़ को बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर मालदीव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भारत के साथ। तो उस पर आइए बात करते हैं कि मोहम्मद मुइज़ इंडिया आउट नारे के साथ सत्ता में आए थे। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि सत्ता में आने के लिए प्रत्येक सरकार की अपनी अपनी कुछ नीतियां, रणनीतियां, नारे होते हैं। यही एक वो हिस्सा रहा होगा, ऐसा अनुमान और कयास हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा लगाया गया और उसी को ध्यानगत रखते हुए इनको आमंत्रित किया गया था। भारत द्वारा मालदीव में भारतीय वायुसेना के सैन्य कर्मियों को हटाकर प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों को नियुक्त करने के बाद सुधार हुआ। इसकी बात करते हैं। भारत का नेबरिंग स्टेट है बांग्लादेश। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। इंदिरा गांधी की सरकार आई और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश एक नए राज्य के लिए, एक नए लोकतांत्रिक राज्य के रूप में पूर्वी पाकिस्तान की नींव बांग्लादेश के रूप में पड़ी। तब से बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र है और सहयोग मिलते रहते हैं। बहरहाल वहां पर अभी जो चुनाव हुए थे उसमें
विपक्षी दल के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि शेख हसीना की सरकार बनाने में भारत की सरकार का सहयोग रहा है और उन्होंने इनका पक्ष और इनका समर्थन करते हुए इनको पुनः सत्ता में वापसी दिलाई है। वही बात कर रहा है कि बांग्लादेश जो घुसपैठियों के बारे में चुनावी बयानबाजी के साथ अक्सर ढाका के साथ संबंधों को खराब किया है। मोदी 3 की सरकार संयम बरत रही है। दोनों का उद्देश्य उग्रवाद, कट्टरपंथ और आतंकवाद का मुकाबला है। भारत और बांग्लादेश दोनों का यह उद्देश्य ही है कि हम अपने यहां से उग्रवाद को, कट्टरपंथ को और आतंकवाद को साथ मिलकर मुकाबला करें और इनको नस्तानबूद कर दें। आगे बात करते हैं भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है। भारत उसकी पंचवर्षीय योजना, वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना में सहायता देने के लिए तैयार है। भूटान की स्थिति यह है कि भारत इसको हर मोड़ पर सहायता देने को तैयार है और सहायता देता रहता है। लेकिन उधर चीन भी अपनी शर्तों पर भूटान के साथ सीमा पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और 2 एशियाई दिग्गज देश चीन और भारत के बीच में भूटान की स्थिति यह हो रही है कि वह किधर जाए और किधर ना जाए। चीन बीजिंग कार्ड खेल रहा है, वहीं भारत आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सहयोग के रास्ते भूटान को अपने पक्ष में करने की वैदेशिक रणनीति को अपना रहा है। बीजिंग कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश, सीमा विवाद। अब नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो सरकार है वो एक तरफा पुनर्निर्धारित सीमाओं को राष्ट्रीय मुद्रा पर दर्शाता है। अब क्या हुआ, जो नेपाल है, जब से नेपाल का रुख चीन के तरफ हुआ है तब से नेपाल भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद है उसको गहराता हुआ नजर आ रहा है, दिखाता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्येक राजनयिक जो पटल है उन पर अपनी बात को रखता हुआ नजर आ रहा है। तो देखने से ऐसा लगता है कि जो हमारा नेपाल है, जो भारत का सहयोगी था और सहयोगी भी है, लेकिन उसका झुकाव चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। चीन की तरफ बढ़ने का एक और कारण आप देख सकते हैं कि क्यों आप ऐसी बात कह रहे हैं। तो जो नेपाल में जो नेपाल के द्वारा जो एक तरफा पुनर्निर्धारित सीमाएं हैं उनको अपनी नेपाली मुद्रा, जो नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा है, उस पर अंकित कर दिया गया। भारत ने बहरहाल इसका जवाब दिया और भारत द्वारा 2015 की आर्थिक नाकेबंदी कर उसका पुरजोर विरोध किया गया और उनको एक रास्ता दिखाने का काम किया गया। नेपाली विश्वास फिर से हासिल करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका पाक जलमरुद्ध द्वारा भारत के साथ जुड़ा हुआ है और जो श्रीलंका है, आर्थिक संकट से निपटने में भारत उसका मदद किया है, सद्भावना अर्जित की थी। वहां के लोगों की सद्भावना भारत के द्वारा आर्थिक की मदद अर्जित की गई थी। भारत के द्वारा श्रीलंका को बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की गई थी। अब तमिलनाडु में चुनाव से पहले कच्चा तीवु द्वीप का मुद्दा उछला, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ा। कच्चा द्वीप विवाद था जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 33 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है और यह 250 एकड़ से ज्यादा बड़ा यह द्वीप है। कच्चा द्वीप इसलिए विवादों में था। इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता निवेश भारत कर रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि भारत और श्रीलंका के जो वैदेशिक संबंध होंगे वह पुनः पहले जैसे हो जाएंगे, अर्थात बेहतर हो जाएंगे। अब सेशेल्स और मॉरिशस के साथ भारत के विदेशी संबंधों की अगर हम बात करेंगे तो इन देशों में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में भारत अपनी मदद कर रहा है। साथ ही भारत की समुद्री कूटनीति और सुरक्षा का प्रयास का यह एक हिस्सा भी है। अगर वहीं हम मॉरिशस के साथ भारत के विदेशी संबंधों को देखें तो जो अगालेगा द्वीप है पर कुछ सफलता मिली है, लेकिन जो सेशेल्स है, सेशेल्स में असम्पसन द्वीप जो है को विकसित करना एक चुनौती भरा हुआ कार्य है। जहां भी हम जाते हैं वहां काउंटर रिएक्ट करने के लिए चाइना वहां पर मौजूद होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारा कौन सा है विदेश नीति की? चाइना, चीन। वह
ट्रंप विजिंग कार्ड खेल देता है, पैसे दे देता है, अपनी स्थितियां मजबूत करने के लिए, देश को एक तरफ करने के लिए चुनाव हो रहा है, किसी एक पार्टी को समर्थन देकर चाहता है कि उस देश में हमारी सरकार बने। मतलब हमारी सरकार का अर्थ जिसको हम मदद दे रहे हैं उसकी सरकार। चाहे अब इस समय नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार, आप देख रहे हैं कि स्थितियां नेपाल और भारत की विदेश नीति की है, वह उसमें तल्खियां नजर आनी दिखनी शुरू हो गई है। भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन जो पड़ोसी देश हैं, जो कभी आपके अपने थे, वो क्यों दूर चले जा रहे हैं। इस पर संभावनाओं को टटोलना होगा और पुनः उनके साथ अपने मधुर संबंध को स्थापित करने हेतु तो अपनी विदेशी नीति में कुछ सुधार करने होंगे। देशों की बात करें तो पश्चिम देश में अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध भी विकसित किए गए हैं भारत के द्वारा। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है। अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं तो भारत में जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों का समर्थन भारत को प्राप्त है। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे, इस पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार आए, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आए, चाहे रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आए, भारत के साथ विदेशी संबंधों में अमेरिका के साथ भारत के विदेशी संबंधों में कोई भी बदलाव होने की नजर और संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी के नेताओं के साथ, दोनों पार्टियों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। रक्षा और अत्याधुनिक तकनीकी ही आगे चलकर संबंधों को आगे बढ़ाएगी। आप जानते हैं कि जो बड़े देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वह पूर्णतः व्यावसायिक राष्ट्र होते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। तो जो रक्षा अनुबंध हैं, जो इस प्रकार की चीजें हैं, तो यह वही कारण है कि जो अमेरिका के साथ भारत के विदेशी संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में सुधार हुआ है। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो भारत के साथ FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए उत्सुक है और भारत और यूरोपीय संघ भी इसका एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्थाओं के पारस्परिक लाभ के लिए FTA करने का यूरोपीय 28 देशों का एक संघ है। गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के आरोप में पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्यों? कि भारत को एक लोकतांत्रिक कानून का पालन करने वाला साझेदार मानते हैं। अगर कनाडा के साथ बात करें, कनाडा की बात करें तो कनाडा के साथ राजनीतिक संबंधों में गिरावट आई है। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है। 2025 के कनाडाई चुनाव तक तनावपूर्ण रहने की संभावना है। हालांकि आर्थिक संबंधों और कनाडा में छात्रों के प्रवाह पर कोई असर नहीं हो रहा है। इटली में G7 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री की भागीदारी सकारात्मक संदेश दे रही है और आप चित्रों में मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के साथ मिल रहे हैं और अपने संबंधों को और मधुर बनाने की कोशिश की जा रही है। विदेशी संबंधों के साथ एक सबसे बड़ी चुनौती है चीन के साथ कैसे हमारे विदेशी संबंध हो। जब भारत आजाद हुआ था उस समय पंचशील जो वैदेशिक नीति थी वह चीन के साथ विदेशी संबंधों को उजागर करती थी। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ ही जो चीन के साथ भारत की विदेश नीति है वह बदलती चली गई और जो वर्तमान में चीन की विदेश स्थिति है वह एशिया में दो दिग्गज देश भारत और चीन, कौन ज्यादा बड़ा, इसके लिए दोनों देशों में आपसी संबंधों और आपसी विदेशी संबंधों में कहीं ना कहीं दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है। तो सीमा गतिरोध 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और भारत का कहना है कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक कुछ भी सामान्य नहीं होगा। भारत और चीन के साथ आप देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा चीन से सटा हुआ है वहां पर चीन बार बार आरोप लगाता है कि यह जो अरुणाचल का कुछ हिस्सा है वह चीन का है और कब्जे की बात आती रहती है। तो भारत का यह पक्ष है कि जब तक चीन इन मुद्दों को सामान्य नहीं करेगा, उन मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं होगा, तब तक भारत और चीन के रिश्ते सामान्य होने बहुत कठिन बात है। और 50,000 60,000 सैनिकों और हथियारों को हटाने में बहुत समय लगेगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में कजाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक और आगे की राह क्या होगी इस पर उम्मीद है। जो बॉर्डर है वहां पे 50 से 60,000 सैनिक लगे हुए हैं और उनको हटाना एक बहुत ही दुरूह कार्य है और जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी वह भी सैनिक वापस हो जाएंगे और स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी और भारत और चीन के संबंध मधुर हो जाएंगे। बात करते हैं रूस की, तो रूस तो भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है और रूस भारत का बहुत प्रेमी राष्ट्र रहा है। अब इसका हम अंदाजा अभी ये स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति समझौता हुआ था, उसमें भारत ने तो भाग लिया लेकिन
जब हस्ताक्षर की बात होने लगी तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जब रूस और यूक्रेन शांति समझौते की बात हो रही है, उसमें रूस को तो आमंत्रित ही नहीं किया गया है, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का कोई निहितार्थ ही नहीं है। इस प्रकार पर्दे के पीछे रहते हुए और भारत ने रूस का सहयोग किया। तो यह बताता है कि रूस और भारत के संबंध मधुर थे, मधुर हैं और आगे भी मधुर रहेंगे। तो यूक्रेन रूस युद्ध के कारण रूस भारत के संबंधों की भी परीक्षा हो रही है। भारत रक्षा आवश्यकताओं, सस्ते तेल के कारण रूस पर निर्भरता बढ़ गई है। सस्ते तेल, कच्चे तेल के लिए रूस पर भारत की निर्भरता है। तो एक यह भी कारण है कि रूस के साथ जो हमारा विदेशी संबंध हो वह मधुर हो। शांति के लिए रूस और यूक्रेन दोनों में बातचीत की मेज पर आना होगा। मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है, इस प्रक्रिया में योगदान देना चाहेगा और वो भारत चाहेगा कि उसे खुद नुकसान न पहुंचे, क्योंकि यूक्रेन और रूस आपस में लगभग 2 वर्षों से लड़ रहे हैं। वही बात करते हैं पश्चिम एशिया की, तो सऊदी अरब, इजराइल, यूएई, ईरान, कतर, मिस्र दोनों कार्यकालों में संबंध बेहतर रहा है। ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश पर भी दोनों देशों की विदेशी नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है और स्थितियां और विदेशी नीति महत्वपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। 9 मिलियन की संख्या में मौजूद वहां पर भारतीय हैं। जो पश्चिम एशिया है, इसमें 9 मिलियन भारतीय लोग हैं जो इनके साथ विदेशी संबंध अच्छे रहेंगे, यह इसका परिचायक है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा जो है I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए के साथ अच्छे संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारा, गेम चेंजर, इजराइल हमास संघर्ष, अनिश्चितता, ये सब चीजें हैं जो पश्चिम एशिया के साथ जो भारत की विदेशी नीति होगी उनको निर्धारित। बहरहाल अभी भारत और पश्चिम एशियाई जो जितने देश हैं भारत के साथ मधुर संबंध है। कि जो नवनियुक्त भारत की सरकार है, मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण लिए हैं और उम्मीद है कि उनका यह तीसरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन भारत के सामने विदेश नीति के सामने, भारत की विदेश नीति के सामने क्या अवसर होंगे, क्या चुनौतियां होंगी, उनको हमने समझा। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।